हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस और टॉपिक रहने वाला है हमारा एंडोक्राइनोलॉजी, जो कि यूनिट नंबर 7 यानी एनिमल फिजियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर बार क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ यूनिट 7 का है, एनिमल फिजियो से है एंडोक्राइनोलॉजी। जितने भी क्वेश्चन PYQs की फॉर्म में आए हैं इस टॉपिक से, वो सारे हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगेन वन मोर थिंग, अगर आपको ये PDF एक्सेस करनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अपना सपना JRF, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं वो सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें इस चैनल पर मिल जाएगी, तो मेक श्योर उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लें अगर आप PDF को एक्सेस करना चाहते हैं। इस क्लास के बाद भी जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, इनके सॉल्यूशन, इनके आंसर, वो सब तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन PYQs हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, अदर पेपर के क्वेश्चन नहीं है, सारे PYQs हैं जो कि CSIR नेट में पहले आ चुके हैं। ठीक है जी। सो फर्स्ट में लिखा है आपको हार्मोन का नाम दिया हुआ है और सेकंड पार्ट में आपको दिया है वो रिस्पॉन्स क्या करते हैं, क्या काम करते हैं। सो एपिनेफ्रिन और ग्लूकागन, इन दोनों का काम होता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है तो ये दोनों मिलकर के ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाएंगे ताकि वहां से ग्लूकोज रिलीज हो और ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दी जाए, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाए। ठीक है। वैसोप्रेसिन को, जिसको हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को करवाता है। यानी कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो गई है सो किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वहां पर जो पानी है उससे रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं। ये काम होता है वैसोप्रेसिन का। इसके बाद बात करें LH हार्मोन जो होता है, इसका काम है बॉडी में फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जो फीमेल में प्रोजेस्टेरोन बनता है वो कहाँ से बनेगा, उस LH हार्मोन से ही बनता है। इसके बाद है पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका काम होता है बोन का रीअब्जॉर्प्शन। यानी ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया है तो बोन पर जो कैल्शियम लगा होता है ये पैराथायरॉयड PTH बोन से उठा करके ब्लड में डाल देता है, जिसको बोलते हैं बोन रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। सो ये काम करेगा पैराथायरॉयड। यानी A का और C का अपना हो जाएगा फोर्थ, A का और C का फोर्थ है, B का थर्ड है, D का सेकंड है, E का 5 है। आंसर विल बी सेकंड। डन एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बोथ मेल एंड फीमेल द गोनेड सिक्रीट अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इनहिबिन B विच इनहिबिट। देखो होता क्या है कि आइदर मेल हो या फिर फीमेल हो। मेल के अंदर जो सर्टोली सेल हैं वो सिक्रीट करते हैं इनहिबिन नाम का एक प्रोटीन, इनहिबिन। और फीमेल के अंदर जो एग होता है, एग के बाहर जो सेल होते हैं जिनको G सेल बोलते हैं, ग्रेनुलोसा सेल, वो सेल रिलीज करते हैं इनहिबिन। इन दोनों ही में जहां इनहिबिन फॉर्म हुआ है, दोनों का ही काम होता है जो FSH हार्मोन रिलीज हुआ है उसको इनहिबिट करना। ठीक है। पिट्यूटरी से जो FSH बनता है उसको इनहिबिट करने का काम करता है इनहिबिन। दोनों में बनता है, मेल में भी फीमेल में भी, लेकिन जहां से बनता है वो अलग अलग है, वो मैंने बता दिया है। आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, एल्डोस्टेरोन is synthesized exclusively in the zona glomerulosa due to the presence of enzyme in addition to a dehydrogenase। ये जो एल्डोस्टेरोन है ये फॉर्म होता है, हमारी जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। उसमें अलग अलग टाइप के सेल होते हैं जिन्हीं में एक है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो केवल यहीं पर बनता है, कहीं और नहीं बनता। तो ऐसा क्यों है, यानी कि इस सेल में ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो बाकी सेल में नहीं मिलते और केवल यहीं पर एल्डोस्टेरोन बनता है। चलिए देखते हैं। तो ये देखो, ये अपने पास एक सिंपल सेल है, जैसे कि बात की गई है जोना ग्लोमेरुलोसा की और बात की गई है जोना फेसिकुलेटा की। तो दोनों में क्या होता है, देखो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल पहले कन्वर्ट होता है प्रोजिनोलोन्स में। ठीक है। फिर ये कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में, फिर ये कन्वर्ट होता है 11-डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन्स में। ये सारे स्टेप दोनों सेल में हो सकते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है। इसके बाद ये जो 11-डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन है ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ 11B हाइड्रोक्सिलेज की हेल्प से कन्वर्ट होता है कोर्टिकोस्टेरोन्स में।
फिर ये कन्वर्ट होते हैं 18 हाइड्रोक्सी कोर्टिकोस्टेरॉन्स में विद द हेल्प ऑफ 18 हाइड्रोक्सिलेज। फिर 18 मिथाइलो ऑक्सीडेज की हेल्प से कन्वर्ट होता है एल्डोस्टेरोन में। सो एक बात देखो, यहाँ ये जो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है। अगेन जो 18 हाइड्रोक्सिलेज है वो कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, केवल छोड़ करके जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर, और इसी एंजाइम की वजह से, क्योंकि ये एंजाइम यहाँ है, इसी वजह से यहाँ पर एल्डोस्टेरोन बनता है। अगर बात करें 18 मिथाइलो ऑक्सीडेज की तो ये यहाँ पर मिलेगा। बात करें अगर 21 बीटा की तो दोनों में मिल रहा है, ठीक है। सो कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर ये जो 18 हाइड्रोक्सिलेज है ये इसी के लिए यूनिक है, इसीलिए एल्डोस्टेरोन यहीं पर बनता है, ठीक है जी। सो आंसर अपना 18 हाइड्रोक्सिलेज हो जाएगा, यानी कि थर्ड विल बी द आंसर। इसी के रिगार्ड में देखो एक क्वेश्चन और आया है, पहले मैं उसी को ही करवा देती हूँ। इसी के जैसा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, कहा है कि द पाथवे ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्डोस्टेरोन इन द जोना ग्लोमेरुलोसा along with the intracellular location is shown below। यहाँ दिया गया है, पहले जो कोलेस्ट्रॉल है वो कन्वर्ट होता है प्रोजिनोलोन्स में, ये कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में, ये कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन्स में, और फिर ये कन्वर्ट होता है एल्डोस्टेरोन में, जो कि अभी हम देख के आए हैं। ये प्रोसेस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये स्मूथ ईआर में, ये भी स्मूथ ईआर में, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं। देखो अभी हम देख के आए हैं, जब कोलेस्ट्रॉल से कन्वर्ट होता है प्रोजिनोलोन तो यहाँ पर आता है कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीविंग एंजाइम, जिसको P450 भी बोलते हैं। सो यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या आना चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए अपना सेकंड वाला, यानी कि ए पर सेकंड वाला हार्मोन काम करता है P450 साइड चेन क्लीवेज एंजाइम। तो ए को हम मैच करेंगे सेकंड के साथ में, तो अपना ये भी गया, ये भी गया, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब देखो जो प्रोजिनोलोन है ये कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरोन में विद द हेल्प ऑफ 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज, यानी कि सेकंड पर क्या आना चाहिए, सेकंड पर आना चाहिए थर्ड वाला एंजाइम 3 बीटा हाइड्रोक्सीस्टेरॉइड डीहाइड्रोजिनेज, यानी बी का हो जाएगा थर्ड, और बी का थर्ड केवल हमें थर्ड में दिया हुआ है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट होता है 11 डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन्स में विद द हेल्प ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज, तो सी की जगह पर आ जाएगा 1। आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। डन एवरीवन। सो ये फ्लो चार्ट काफ़ी ज़रूरी है, इसको तुम जरूर से याद कर लेना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स हैज नो सप्लाई स्टोर इन द सेल्स वेयर इट इज सिंथेसाइज। मतलब अगर जिस सेल में सिंथेसाइज हुए वहां पर स्टोर नहीं हो सकते। जैसे कैटेकोलामीन जो हैं जहां पर वो बनते हैं वहीं पर उनको स्टोर करने के लिए भी चीजें अवेलेबल हैं। ऐसे इंसुलिन जहां पर बनेगा अगेन ये वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। जब भी जरूरत होगी इसको वेसिकल को ब्रेक किया जाएगा और उनको रिलीज कर दिया जाता है। ऐसे T3 T4 भी यहाँ पर भी फोलिकुलर सेल में इनके लिए वो बनते हैं, वेसिकल्स बनती हैं जिसमें वो स्टोर हो जाएंगे। जब भी जरूरत होगी उनको निकाल करके इस्तेमाल कर लिया जाएगा। लेकिन स्टेरॉइड्स के लिए ये कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। जब स्टेरॉइड बन रहे हैं तुरंत उनको बाहर निकल के काम करना पड़ेगा। लेकिन इन तीनों के केस में ये है कि अगर ये तीनों फॉर्म हो गए, एक्स्ट्रा फॉर्म हो गए हैं, तो उनको वेसिकल या फिर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी उन ग्रैन्यूल्स को ब्रेक करके चीज़ों को बाहर निकाल के काम करवाया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिनको नो सप्लाई स्टोर इन द सेल्स वेयर इट इज सिंथेसाइज। सो आंसर विल बी स्टेरॉइड। जैसे देखो इंसुलिन सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स आर यूनिक फीचर ऑफ बीटा सेल्स इन द पैनक्रियाटिक आइलेट्स। जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं इंसुलिन, और वहीं पर ग्रैन्यूल्स बनने का भी एक यूनिक फीचर उनके पास होता है। लाइट जो ऑर्गेनेलीज होती है वो रिप्रेजेंट करती है मेच्योर ग्रैन्यूल्स को, जबकि जो मेच्योर ग्रैन्यूल्स होते हैं वो डार्कर होते हैं और डेंस स्फीयर कंटेनिंग इंसुलिन क्रिस्टल्स। ठीक है, इसके बाद देखिए बी में क्या है, कैटिकोलामीन इन नॉर एंड्रोजेनिक एक्सोन एंड कोरमाफिन सेल्स आर सिक्वेस्ट्रेड इन मेम्ब्रेन लिमिटेड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड द कैटिकोलामीन स्टोरेज वेसिकल्स। यानी कि हम उनको बोलते हैं जहां पर ये स्टोर होते हैं उनको कैटिकोलामीन स्टोरेज वेसिकल्स बोलते हैं, जिनको हम क्रोफमेफिन ग्रैन्यूल्स इन क्रोफमेफिन सेल्स, यानी कि ऐसे सेल जिसमें कैटिकोलामीन्स
स्टोर होते हैं उनको हम क्रोमैफिन सेल्स बोलते हैं, और इनके अंदर भी क्रोमैफिन ग्रैन्यूल्स होते हैं जहां पर कैटेकोलामीन स्टोर रहते हैं। थायराइड हॉर्मोन्स आर बाउंड टू थायरोग्लोबुलिन फॉर स्टोरेज इन द फोलिकुलर ल्यूमन। फोलिकुलर का जो ल्यूमन होता है वहां पर ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है उससे अटैच रहता है T3 T4। जब भी जरूरत होगी उसको ब्रेक करके निकाल दिया जाएगा। सो आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट देखिएगा, द रिलीज ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द रोड ऑफ रेटिना इन रिड्यूस्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन लाइट स्ट्राइक्स इट आउटर सेगमेंट। यानी कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, रेटिना में दो टाइप के सेल होते हैं, रोड और कोन सेल। सो रेटिना में जो रोड सेल होते हैं वो कौन से ट्रांसमीटर को, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं जब वहां पर लाइट कम हो जाती है, यानी कि जब डार्क कंडीशन होती है। ऐसा कहा है कि जब डार्क कंडीशन होती है सो जो रोड सेल होते हैं वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रीट करते हैं। सो आंसर है अपना ग्लूटामेट। जैसे देखो ये है अपना रोड सेल, और डार्कनेस में यानी कि जब लाइट कम है या फिर डार्क है उस दौरान ये जो रोड सेल होता है ये अल्टीमेटली रिलीज करता है ग्लूटामेट, जो कि अंधेरे में हमें देखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले CGMP गेटेड जो सोडियम चैनल है वो ओपन होते हैं, इनफ्लो होता है सोडियम चैनल का, फिर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -30 पे चला जाता है, फिर वहाँ पर ग्लूटामेट रिलीज होता है एट सिनेप्टिक टर्मिनल से, जो इनहिबिट करता है बाइपोलर सेल्स को। ठीक है जी। सो अगर डार्क कंडीशन है तो आउटर सेगमेंट में ग्लूटामेट सिक्रीट होता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। डन। चलिए आगे देखते हैं। सर्टेन स्टेटमेंट्स आर पुट फोर्थ फॉर द रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो एंड आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं। नोरेपिनेफ्रिन डायलेट करता है रीनल वेसल्स को। जैसे कि ये मानो कोई भी एक वेसल है, डायलेट की अगर बात हुई है तो यानी ये इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। कंस्ट्रिक्टेड की बात हुई है तो इसका जो ल्यूमन है वो बिल्कुल नैरो हो गया है। सो नोरेपिनेफ्रिन क्या डायलेट करवाता है? डोपामिन क्या डायलेट करवाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड क्या कंस्ट्रिक्ट करवाता है? ये देखना पड़ेगा। देखो जो नोरेपिनेफ्रिन है इसको हम नोर एड्रेनलिन भी बोलते हैं, और ये सिक्रीट किया जाता है बाय एड्रिनल ग्लैंड, a neurotransmitter of the brain that plays an essential role in the regulation of arousal, attention, cognitive function and stress reaction। ये एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की तरह काम करता है, यानी कि ब्लड वेसल्स है या फिर जो रिनल वेसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। नोरेपिनेफ्रिन नैरोज ब्लड वेसल्स विच इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। डन। डोपामिन जो होता है ये एक हार्मोन है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जो इंक्रीज करता है सोडियम के एक्सक्रीशन को, और नेट्रियोसिस भी होता है बाय रिड्यूसिंग द सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। यदि हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो नेट्रियोसिस कर देता है, मतलब सोडियम को यूरिन में एक्सक्रीट करवा देता है, क्योंकि पहले से बॉडी में बहुत सारा सोडियम प्रेजेंट है। ये होता क्या है? ये एक वैसो डायलेटर की तरह काम करता है। ठीक है। सो नोरेपिनेफ्रिन डायलेट करता है, गलत है। डोपामिन डायलेट करता है, बात सही है, और नेट्रियोसिस भी करता है, बात सही है। एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ये बात भी सही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ देखो जो एंजियोटेंसिन 2 होता है रेजेस द ब्लड प्रेशर बाय नंबर ऑफ एक्शंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ये ब्लड की जो वेसल्स हैं उनकी वॉल्यूम को कम कर देगा, जिस वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर लो है तो यहाँ पर ये सिक्रीट होकर के उसको नैरो कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन कर देता है, इंक्रीज कर देगा एल्डोस्टेरोन को एंड रीनल एक्शंस को। जैसे देखो यहाँ पर जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होता है और फ्लूइड की वॉल्यूम भी ड्रॉप होती है, सो लीवर से बनता है एंजियोटेंसिनोजन, और ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में विद द हेल्प ऑफ रेनिन, जो कि रिलीज होता है बाय द किडनी। इसके बाद एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में विद द हेल्प ऑफ ACE, जो कि लंग्स रिलीज करते हैं। इसके बाद ये बहुत सारे काम करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, जाकर के एल्डोस्टेरोन को बनवाएगा, जो कि वहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएंगे ताकि वॉल्यूम को फिर से ठीक किया जा सके। साथ में ये जो एंजियोटेंसिन 2 होता है ये ल्यूमन को डिक्रीज कर देता है ताकि ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए। तो यहाँ इससे ये क्या करेगा,
ब्लड की जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको बढ़ाएगा और इसकी वजह से क्या करेगा, ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो जो एंजियोटेंसिन 2 होता है, अगेन ये कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट दिखाता है, तो ये बात भी सही है। बी और सी सही है अभी तक हमारा। सो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब हमें बात करनी है डी की और ई की। देखो डी में क्या लिखा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द रीनल कॉर्टेक्स एंड इंक्रीज इट इन द मेडुला। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये ब्लड के फ्लो को डिक्रीज करता है रीनल कॉर्टेक्स में और इंक्रीज इट इन द मेडुला। ये बात बिल्कुल गलत है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। प्रोस्टाग्लैंडिन आर अ ग्रुप ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव लिपिड कंपाउंड्स, जिनको इकोसिनोइड भी बोलते हैं, दैट हैव डाइवर्स हार्मोन लाइक इफेक्ट इन एनिमल। Prostaglandin have been found in almost every tissues in the humans and other animals. They are derived enzymatically from the fatty acids arachidonic acid. So देखिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, PGs are powerful vasodilator that increase the blood flow by relaxing the muscles in the blood vessels wall. This vasodilation reduce the resistance of to blood flow which increase the blood flow and decrease the blood pressure. यानी कि मानो अगर ये ब्लड वेसल है, इसको ये डायलेट कर देता है इस तरीके से ताकि ब्लड फटाफट फ्लो कर सके। तो ब्लड के फ्लो को तो ऐसा चाहिए बढ़ाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पर अपना ये बात जो है गलत हो जाएगी। सो डी गलत है तो ये भी कट हो जाएगा। ई बात सही है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो रीनल को वेजोडाइलेट करता है, ये बात सही है। सो यहाँ पर बी सही है, सी सही है, ई सही है, आंसर विल बी थर्ड। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है, क्वेश्चन आईडी है अपनी 47, क्वेश्चन आया हुआ है ये 2023 शिफ्ट 1 के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इनहिबिट द रेनिन सिक्रीशन। रेनिन का सिक्रीशन किस मामले में इनहिबिट हो जाएगा। सो अभी देखो, अभी हम पढ़ के आए थे ना, रेनिन कब बनता है। रेनिन बनता है जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है और जो फ्लूइड की वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो गई है, तब जाके रेनिन बनता है ताकि ये सारा फिनोमेना चल सके। ये अभी हमने देखा है। सो रेनिन कब नहीं बनेगा, यदि ब्लड प्रेशर ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है या फिर ज़्यादा है, या फिर फ्लूइड की जो वॉल्यूम है वो ठीक है या फिर ज़्यादा है, तब रेनिन नहीं बनेगा। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में। इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा कैटेकोलामीन, इससे कुछ नहीं है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द एफरेंट आर्टियोल्स लीडिंग टू द ग्लोमेरुलस। एग्जैक्टली, जैसे मानो यहाँ पर ये बोमेंस कैप्सूल होता है नेफ्रॉन में, यहाँ पर बनता है ग्लोमेरुलस जिसमें ऐसे एफरेंट आर्ट्रियोल आती है और यहाँ से इफरेंट बाहर निकलती है। तो यहाँ से जो ब्लड आया है एफरेंट में, अगर उसमें ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड की वॉल्यूम भी ठीक है, तो रेनिन सिक्रीट नहीं होगा। पूछा है रेनिन कब सिक्रीट नहीं होगा, जब वहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज है, किसमें, एफरेंट आर्ट्रियोल्स में, जो फिर ओपन होती है ग्लोमेरुलस में। तो ये बात अपनी सही हो जाएगी। सेकेंड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एलिसिट इट्स सेलुलर रिस्पॉन्स बाय प्रोड्यूसिंग द CAMP एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि CAMP पाथवे को रन करता है अपना काम करने के लिए। चलिए देखते हैं, कैल्सिटोनिन की बात करते हैं। ये एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय द C सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन डिक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को बाय ब्लॉकिंग द ब्रेकडाउन ऑफ बोन कैल्शियम एंड बाय प्रिवेंटिंग योर किडनी फ्रॉम द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्सिटोनिन क्या करता है, डिक्रीज करता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर, यानी कि अगर ब्लड में ऑलरेडी कैल्शियम का लेवल प्रेजेंट है तो वहाँ पर वो ब्लॉक कर देगा ब्रेकडाउन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। यानी कि जैसे देखो ये बोन है और ये ब्लड है। सो ब्लड में अगर ऑलरेडी कैल्शियम बहुत सारा प्रेजेंट है तो यहाँ से जो कैल्शियम जाता है इसको ये रोक देगा। कौन, कैल्सिटोनिन। और अगर यहाँ कम है तो बनता है पैराथायरॉयड PTH, जो कि यहाँ से रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देता है।
सो ये जो कैल्सीटोनिन होता है ये काम कैसे करता है, ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ जीपीसीआर, जो रिसेप्टर होता है उसकी हेल्प से। फिर यहाँ बनता है एसी कन्वर्ट करता है एटीपी को सीएएमपी में, सीएमपी बनाता है, एक्टिव करता है प्रोटीन काइनेज ए को, जो आगे जाकर के वो काम करता है जो कि कैल्सीटोनिन करवाना चाहता है। सो कैल्सीटोनिन ही यूज करता है सीएएमपी पाथवे को फॉर देयर फंक्शन। सो आंसर अपना फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है, कि जो कैल्सीटोनिन है वो यूज करता है सीएएमपी पाथवे फॉर देयर फंक्शन। बाकी इन तीनों का भी देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, तो ये भी जीपीसीआर पाथवे को ही फॉलो करता है, लेकिन जीपीसीआर में जो IP3 और डैग वाला पाथवे चलता है ये इसको फॉलो करता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूं आपने पाथवेज पढ़े होंगे 4th यूनिट के अंदर, तो आपको पता होगा कि जीपीसीआर में कई सारे पाथवे होते हैं, सीएएमपी वाला होता है और सीजीएमपी वाला पाथवे भी होता है, एक IP3 डैग वाला पाथवे भी है। सो ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये IP3 और डैग वाला पाथवे को फॉलो करता है अपने काम को करवाने के लिए। सो ये एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में और स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और ये काम करता है, ठीक है जी। आगे देखिएगा, प्रोलैक्टिन जो है एक हार्मोन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि सिंथेसाइज्ड होता है और सिक्रीट भी होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो देखो ये कैसे काम करेगा, जो प्रोलैक्टिन है वो फॉलो करता है जैक स्टेट पाथवे। जैक स्टेट पाथवे में क्या होता है कि ये जो अपने रिसेप्टर हैं इनके पास काइनेज एक्टिविटी नहीं होती, हाँ, लेकिन उनसे काइनेज प्रोटीन एसोसिएट होते हैं, तो उनको बोलते हैं एसोसिएटेड काइनेज रिसेप्टर। एसोसिएटेड काइनेज रिसेप्टर होते हैं और इन्हीं की हेल्प से प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो अपना काम करता है। जैसे यहाँ पर बाइंड होता है तो इनका डाइमराइजेशन होता है, फिर जैक आते हैं, जैक अपने ऊपर फॉस्फेट ऐड करते हैं, फिर ये एक्टिव करते हैं स्टैट को, इनका डाइमर बनता है, फिर ये जाकर के न्यूक्लियस में काम करवाते हैं, ठीक है। ओके, बात करें अगर लेप्टिन की, सो लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे हंगर को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो हमें भूख लगती है, भूख नहीं लग रही है, वो लेप्टिन का उसमें रोल होता है। लेप्टिन भी अगेन जो जैक स्टेट पाथवे है उसी को ही फॉलो करके अपना काम करवाता है। डन एवरीवन। सो ये बातें भी हमने पढ़ ली हैं, अगर क्वेश्चन में आया तो हम करेंगे, और देखो क्वेश्चन आ भी गया है। सो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है, चलो बताओ ऑक्सीटोसिन क्या करता है, वीडियो पॉज करो और बताओ ऑक्सीटोसिन का जो रिसेप्टर है वो कौन है, या फिर ये कैसे काम करता है। ये काम करता है IP3 से, यानी 3 का होना चाहिए A, ठीक है, ओके। इसके बाद लेप्टिन अभी हम देख के आए हैं। लेप्टिन में क्या होता है, लेप्टिन के पास एसोसिएटेड काइनेज होता है, यानी उसका जो रिसेप्टर है उसके पास खुद काइनेज एक्टिविटी नहीं है, उससे जो बाकी प्रोटीन एसोसिएट होते हैं उनकी हेल्प से वो काम करता है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं लेप्टिन में क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है। IGF इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो टायरोसिन काइनेज जो होता है, RTKs जो इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी होती है उससे अपना काम करवाता है, यानी सेकंड का होना चाहिए D। इसके बाद देखिए जो सोमैटोस्टेटिन है ये काम करता है विद द हेल्प ऑफ CGMP। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं ऑप्शन देखकर तुम्हें बताती हूँ। सो इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इफेक्टर्स एंड द स्पेसिफिक हार्मोन इज करेक्ट। सो A का 1 है, हमने लिखा है कि A का 3rd है तो ये गलत हो जाएगा। B का 4th है, A का 3rd है, ठीक है, ये बात तो सही है, इसके बारे में नॉट श्योर। C का 4th है और D का है 2nd। सो D का 2nd है और C का 4th है, C का 4th यानी सोमैटोस्टेटिन के लिए CAMP पाथवे चलता है, ठीक है। ये तुम याद रखोगे कि ये जो हार्मोन है ये अपना पाथवे चलाता है बाय CAMP, ठीक है, जिसमें प्रोटीन काइनेज का रोल आएगा। अब जो ANP है ये काम करेगा B से, यानी CGMP से, ठीक है। सो B का होना चाहिए 5th, B का 4th दिया है तो गलत। E का 2nd नहीं है, E का 1st है तो ये भी गलत, आंसर अपना हो जाएगा 3rd, ठीक है जी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं।
लेप्टिन अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करता है जैक स्टैट पाथवे यानी कि एसोसिएटेड काइनेज। जो IGF है ग्रोथ फैक्टर है, ये यूज़ करता है RTK को यानी कि रिसेप्टर काइनेज को, सो इसका सेकंड हो जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन है वो GPCR पाथवे को फॉलो करता है, लेकिन कौन सा पाथवे, IP3 डैग वाला, तो ये हो जाएगा इसका। सोमैटोस्टैटिन भी GPCR का पाथवे इस्तेमाल करता है, बट वहां पर सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, CAMP। जो ANF है ये भी GPCR पाथवे को फॉलो करता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ CGMP। तो ये बातें तुम्हें याद रखनी है। आंसर अपना थर्ड आ गया है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट इज अंडर इंट्रिकेट कंट्रोल, अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द फूड इनटेक। ठीक है, सो उसमें तुम्हें कुछ बातें याद रखनी है। जो कोलसिस्टोकाइनिन होता है, जिसको CCK भी बोलते हैं, CCK भी बोलते हैं, ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे भूख लगने की जो डिज़ायर होती है उसको रोकता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमें फिर ऐसा फील होता है कि मैं अब मतलब फुल हो गया हूँ, तो वो CCK की वजह से होता है। और जो ग्रेलिन है, ये ग्रेलिन ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है ए में, जो CCK है प्रोड्यूस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टिमुलेट द फूड इनटेक, ये बात गलत हो जाएगी। ये स्टिमुलेट नहीं, इनहिबिट करता है। इसके बाद जो ग्रेलिन है वो इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ, यहाँ पर देखो ग्रेलिन प्रोड्यूस इन द स्टमक इनहिबिट द फूड इनटेक, गलत, ये स्टिमुलेट करता है। दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। सो अपना यहाँ पर A गलत है और D गलत है। A और D गलत है, हमें सही बताना है। तो अपने ऑप्शन में A नहीं होना चाहिए, A नहीं होना चाहिए, D नहीं होना चाहिए। आंसर आ गया है CEF। तो CEF में देखो, C में क्या दिया है कि जो लेप्टिन रिसेप्टर्स हैं वो लोकेटेड होते हैं हाइपोथैलेमस में। ये बात बिल्कुल सही है। ये जो लेप्टिन के रिसेप्टर हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। लेप्टिन क्या है, अभी हम पढ़ के भी आए थे। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारी हंगर को रेगुलेट करता है, तो उसके रिसेप्टर हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। ये बात सही है। ठीक है, इसके बाद ई में लिखा है लेप्टिन ऑल्सो स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक रेट, एग्जैक्टली ये ऐसा करता है। जो ग्रेलिन है वो इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ न्यूरोपेप्टाइड, तो ये बात भी सही है। अपना आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन द वैसोप्रेसिन एट पोजीशन थर्ड। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है उसकी थर्ड पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड आता है, ये हमें बताना है। सो देखो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, लेकिन सिंथेसाइज होने के बाद हाइपोथैलेमस उनको भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और अगर रिक्वायरमेंट होती है सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उनको रिलीज किया जाता है। ठीक है, सो ये दोनों ही हार्मोन में कुछ चीजें कॉमन है। एक तो ये कि हाइपोथैलेमस बनाता है, दूसरा ये कि दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, थर्ड ये कि रिलीज भी वहीं से होते हैं, और फोर्थ ये कि दोनों ही नैनोपेप्टाइड होते हैं, यानी कि 9 अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जो वैसोप्रेसिन होता है, वैसोप्रेसिन में जो थर्ड वाला पार्ट है वहां पर फिनाइल होता है। ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। जबकि जो ऑक्सीटोसिन है उसकी थर्ड पोजीशन पर होता है आइसोल्यूसिन। और कहीं पर चेंज है? यस, जो 8th पोजीशन है यहाँ पर ल्यूसिन है और यहाँ पर आर्जिनिन है। ये दो डिफरेंस है। थर्ड पर वैसोप्रेसिन में थर्ड पर फिनाइल एलेनिन, 8th पर आर्जिनिन, जबकि ऑक्सीटोसिन में थर्ड पर आइसोल्यूसिन और ये जो 8th पोजीशन है उस पर ल्यूसिन आएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है वैसोप्रेसिन के थर्ड पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड आता है, तो आंसर अपना फिनाइल एलेनिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंडोथेलियल सेल्स विच फॉर्म द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स सिक्रीट मैनी वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस। द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ सम ऑफ दीज वैसोएक्टिव सब्सटेंसेस आर प्रपोज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें बताना है कौन कौन सी बातें सही हैं। प्रोस्टासाइक्लिन प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोथेलियल सेल्स प्रमोट द वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। मानिए तो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल को जो कवर कर रहे हैं सेल, इनको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल। और ये एंडोथेलियल सेल
सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस को, डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इनटू द वेसल, यानी ब्लड ज़्यादा है, कम है, प्रेशर कम है, ज़्यादा है, इस चीज़ को ये अच्छे से सेंस कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। तो इन चीज़ों को सेंस करके ये कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिससे फिर यहाँ पर चीज़ें मेंटेन होती हैं। सो कहा है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोस्टासाइक्लिन को, और ये प्रोस्टासाइक्लिन क्या करता है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। चलिए बात करते हैं, ये जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये वस्कुलर एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है और लंग्स भी इसको रिलीज करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके कई सारे काम हैं। अगर इसको हार्ट रिलीज करता है सो PGI2 यानी कि प्रोस्टासाइक्लिन 2 जो है ये एक वेजोडाइलेटर है, ना कि कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या है, डायलेटर है, जो कि रिलैक्स करता है ब्लड वेसल्स को, विच कैन लोअर द ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो ये लो करने में हेल्प करेगा डायलेट करके, और ब्लड के फ्लो को इंक्रीज कर देगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट बाय स्टॉपिंग द प्लेटलेट्स फ्रॉम द स्टिकिंग टुगेदर। अगेन ये जो ब्लड क्लॉटिंग होते हैं उसके भी एंटी होता है। ठीक है जी। लंग्स में क्यों बनता है, अगेन ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए, जो ब्लड वेसल्स नैरो हो गई है उनको ओपन अप करने के लिए, ताकि ब्लड आराम से फ्लो कर सके। अगेन क्या है, इन्फ्लामेशन को भी ये रोकता है। जब कोई भी चोट लगती है, वहां सूजन आती है, तो उसको नहीं आने देता है प्रोस्टासाइक्लिन 2। सो अपनी पहली बात तो गलत हो जाएगी कि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो नहीं करते हैं। थोड़ा सा पानी में पी लूं। सो प्रोस्टासाइक्लिन क्या होते हैं, वैसो डायलेटर होते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। आगे देखिए, इसके जो सिंथेसिस होती है उसके बारे में बात की गई है। ये बनता कैसे है, प्रोस्टासाइक्लिन की सिंथेसिस कैसे होती है। तो देखो यहाँ पर एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है, नहीं अमीनो एसिड नहीं है, फैटी एसिड है जिसका नाम है आर्किडोनिक एसिड। आर्किडोनिक एसिड होता है। ठीक है। सो प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेसाइज्ड होता है फ्रॉम द आर्किडोनिक एसिड बाय द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज। द प्रोसेस इज एज फॉलो। सबसे पहले फोस्फोलिपेज एंजाइम आता है जो कि मेम्ब्रेन से जो AA वाला फैटी एसिड है उसको रिलीज करवाता है। ठीक है। कोई भी सेल है, हमें पता है कि जो सेल की मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है, फोस्फोलिपिड से बनी है। फोस्फोलिपिड में फैटी एसिड होता है, उसी में से ही जिसके पास आर्किडोनिक फैटी एसिड होगा वहां आकर के फोस्फोलिपेज उसको रिलीज करवा देगा। रिलीज करवाने के बाद जो COX एंजाइम है जिसका नाम है एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज, वो उसको कन्वर्ट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन में, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन फिर कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज इनटू द प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है। जैसे देखो ये है आर्किडोनिक एसिड, COX आया, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रोस्टाग्लैंडिन में, फिर PS आया, उसने कन्वर्ट कर दिया उसको PGI2 में, फिर ये आकर के जो प्लेटलेट्स होती हैं वहां पर बाइंड करता है और एग्रीगेशन को इनहिबिट कर देता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। और जब ये बाइंड करता है स्मूथ मसल सेल से कनेक्ट करता है तो वहां पर करवा देता है वेजोडाइलेशन। ठीक है। सो अपना आंसर देख लेते हैं। इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन। अगर मैं COX को ही इनहिबिट कर रही हूं तो क्या वहां पर प्रोस्टासाइक्लिन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये हार्मोन, ये एंजाइम ही तो आकर के प्रोस्टासाइक्लिन बनवाता है, लेकिन अगर उसको ही इनहिबिट कर दिया है तो ये नहीं फॉर्म होगा। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, when endothelial cells are stimulated by the acetylcholine or serotonin, nitric oxide is released that cause the relaxation of the vascular smooth muscles। जो Na है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जो कि इनएक्टिव हो जाता है बाय द हीमोग्लोबिन। इसमें कहा है कि जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं जब एसिटाइलकोलिन से, तो वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो आकर के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवा देता है। तो देखो इसमें लिखा है
कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो सिंथेसाइज होता है वस्कुलर एंडोथीलियल में और डिफ्यूज हो जाता है स्मूथ मसल सेल में। ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल है। एंडोथीलियल सेल में आकर के नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज को एक्टिव किया जाता है, वहां पर NO बनता है। NO फिर डिफ्यूज करता है स्मूथ मसल्स में, वहां आकर के वो पाथवे रन करता है CGMP वाला पाथवे, और फिर वो करवाता है रिलैक्सेशन यानी कि डायलेशन करवाता है वेसल्स का। तो ये बात भी सही है। ठीक है, कि NO क्या करता है, NO डायलेशन करवाता है। कैसे करवाएगा, पहले NO फॉर्म होगा, फिर डिफ्यूज होगा, फिर वहां पर CGMP पाथवे चलेगा और वो आकर के मसल्स को रिलैक्स करवा देगा। ठीक है, इसके बाद अब ये जो NO बना है उसको डिग्रेड करने की बारी है। अगर उसने अपना काम कर दिया है तो उसको डिग्रेड कौन करता है, इसी ब्लड वेसल्स में जो RBC होती हैं, RBC में जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन आकर के इस NO को डिग्रेड करवा देता है। ठीक है, so methemoglobin form when the hemoglobin is oxidized to contain iron in the ferric rather than the normal ferrous state. Any of the 4 iron species within a hemoglobin molecules that are in the ferric form are unable to bind oxygen. जैसे देखो ये अपने पास RBC है, RBC में जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड रहता है ऑक्सीजन, तब तो ठीक है, लेकिन यदि वहां से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं मैथ हीमोग्लोबिन। अब जैसे ही यहाँ से O2 हटे तो अब ये जो आयरन है ये बाइंड करता है NO से और NO को कन्वर्ट करा देता है NO3 में। ठीक है, सो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। जैसे दोनों की बाइंडिंग हुई तो यहाँ पर मैट हीमोग्लोबिन बन गया है और यहाँ नाइट्रेट बन गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर NO काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है, उसको इनएक्टिव किया जाता है बाय द हीमोग्लोबिन, ये बात सही है। जब एंडोथेलियल सेल स्टिमुलेट होते हैं NO बनता है और वो रिलैक्स करवाता है वस्कुलर स्मूथ मसल्स को, तो ये बात भी सही है, यानी C सही है और D सही है, आंसर विल बी 3rd। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कहा है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 टेक्स प्लेस इन अ हाईली इंट्रिकेट मैनर इन द थायराइड ग्लैंड। Following statements are made regarding the synthesis of this hormone. So ये जो थायराइड ग्लैंड होती है इनसे फॉर्म होते हैं T3 एंड T4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 जो कि हाईली इंट्रिकेट मैनर में फॉर्म होते हैं थायराइड ग्लैंड में। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी बात सही है। ठीक है, सो इसका एक पूरा ही फिनोमेना मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ ताकि यहाँ से आगे क्वेश्चन आए तो तुम कर सको। सो ये जो ग्लैंड होती है थायराइड, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। सो इसमें देखो होता क्या है कि जैसे तुम इसको अगर जूम करके देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें दिखाई देंगे फॉलिकुलर सेल, ये जो दिखाई दे रहे हैं ये फॉलिकुलर सेल हैं, और यहाँ पर ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं फॉलिकुलर ल्यूमेन, और इस सारे को मिलाकर के बोल देते हैं फॉलिकल, यानी कि फॉलिकुलर सेल प्लस दिस ल्यूमन इज कॉल्ड फॉलिकल। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो पार्ट है मतलब इनके बाहर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल, जिनको C सेल भी बोलते हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल हैं ये फॉर्म करते हैं T3 एंड T4, जबकि जो C सेल हैं वो फॉर्म करते हैं कैल्सीटोनिन को फॉर्म करते हैं। अगेन ये जो पार्ट है इसको हम कोलोइड भी बोलते हैं। यहाँ साथ में ब्लड कैपिलरीज हैं, ये रेड ब्लड सेल हैं। तो आई होप ये स्ट्रक्चर समझ आई होगी। ये है फॉलिकुलर सेल, इनके बाहर ये है पैरा फॉलिकुलर सेल, और ये जो स्पेस है बीच में इसको बोलते हैं कोलोइड, और ये कोलोइड और ये फॉलिकुलर सेल मिलके बना देते हैं फॉलिकल। ठीक है, इनमें काम कैसे होता है देखो। सबसे पहले बनता है एक थायरोग्लोबुलिन, एक प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड दैट प्ले अ की रोल इन द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। सबसे पहले जो थायराइड ग्लैंड है वो फॉर्म करती है थायरोग्लोबुलिन को, फिर वहां पर ये फॉर्म करते हैं T3 एंड T4 सेल को। देखो कहाँ पर सिंथेसाइज हो गई, जो फॉलिकुलर सेल्स जो भी हम पढ़ के आए हैं, थायराइड सिंथेसाइज TG विच इज देन सिक्रेटेड इनटू द एपिकल ल्यूमेन। जैसे अब होता क्या है, ये जो TG है इसके पास टायरोसिन रेजिड्यू होते हैं जो कि बाइंड होते हैं
बाइंड होते हैं आयोडीन से, जिससे T3 एंड T4 बनता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कैसे। जैसे देखो यहाँ पर आ गया है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकुलर सेल हैं, ये कॉलोइड है। अभी हम देख के आए हैं किस तरीके से होता है। तो ये फॉलिकुलर सेल है, ये कॉलोइड है। यहाँ पर जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, ये बाइंड करता है अपने रिसेप्टर से, तो यहाँ पर बनता है थायरोग्लोबुलिन। यहाँ पर बनता है थायरोग्लोबुलिन, जिसके पास टायरोसिन होता है। ये देख सकते हो तुम, टायरोसिन है उसके पास। बनता तो यहाँ पर है, लेकिन इसको फटाक से रिलीज कर देते हैं कॉलोइड में। अच्छा, और क्या होता है, जो आयोडीन है वो आयोडाइड की फॉर्म में, यानी कि I नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ फॉलिकुलर सेल में एंटर करता है विद सोडियम, यानी कि ये क्या है, एक सिम्पोर्टर है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर है, जो दोनों को अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अगेन आयोडाइड एंटर तो करता है फॉलिकुलर सेल में, फिर वहां से रिलीज कर दिया जाता है कॉलोइड में, ये जो एरिया है। अब यहाँ आयोडाइड भी है और ये थायरोग्लोबुलिन भी है, उसके पास टायरोसिन है। सो ये जो आयोडीन है उसका किया जाता है ऑक्सीडेशन, आयोडाइड फॉर्म में था, ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में। फिर ये आयोडीन बाइंड होता है टायरोसिन से। अगर एक बाइंड हुआ है तो MIT बनता है, दो बाइंड हुए तो DIT बनता है, यानी कि मोनो आयोडीन और डाई आयोडीन थायरोग्लोबुलिन। ये है मोनो आयोडीन थायरोग्लोबुलिन। ठीक है जी। सो इस तरीके से T3 T4 बनते हैं। अब ये डाई वाला है, ये M वाला है। सो एक डाई और एक मोनो वाला अगर आ जाएगा तो बनेगा T3 हार्मोन, और अगर दोनों DIT वाले आ जाएंगे तो बन जाएगा T4 हार्मोन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब देखो अगेन, अच्छा इस डायग्राम को तुम एक बार देख लेना, सेम जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर, उसी का ही थोड़ा डिटेल वर्जन दिया गया है कि यहाँ पर बनता है थायरोग्लोबुलिन, रिलीज होता है कोलोइड्स में। यहाँ आयोडीन आया है, फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो रिलीज होगा अगेन यहाँ कोलोइड में, दोनों बाइंड कर जाएंगे तो यहाँ T3 T4 स्टोरेज हो जाता है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी ब्रेक करके फिर से इसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं एक बार। आयोडीन एंटर द थायराइड फॉलिकुलर सेल्स थ्रू अ ट्रांसपोर्टर। बात सही है सारी कि आयोडीन एंटर करता है थायराइड फॉलिकुलर सेल में, किसकी हेल्प से, ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। बट आयोडीन की फॉर्म में नहीं, ये एंटर करता है आयोडाइड की फॉर्म में, यानी I नेगेटिव की फॉर्म में एंटर करता है। तो ये बात गलत हो जाएगी। थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज टेक्स प्लेस आउटसाइड द फॉलिकुलर सेल्स इन द फॉलिकुलर कॉलोइड। एग्जैक्टली, जो ये हार्मोन बनता है ये फॉलिकुलर सेल में नहीं बनता है, उसके बाहर जो फॉलिकुलर कॉलोइड है वहां पर बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। जो थायरोग्लोबुलिन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है, जिसके पास 2 लार्ज सब यूनिट होती हैं। तो ये बात सही है, 4 नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। आंसर अपना यहाँ पर B और D हो जाएगा। आंसर विल बी सेकंड। डन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ टायरोसिन रेजिड्यू इन द थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन ड्यूरिंग द थायराइड हार्मोन बायोसिंथेसिस। सेम अभी पढ़ के आए हैं हम कि मानो ये है थायरोग्लोबुलिन है ये, और उससे बाइंड होता है अपना, उस पर होता है टायरोसिन, और यहां बाइंड करता है आयोडीन। ठीक है, सो आपसे पूछा है, अच्छा ये जब प्रोसेस होती है, जब आयोडीन बाइंड करता है थायरोग्लोबुलिन के टायरोसिन से, उसे बोलते हैं ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ टायरोसिन। ठीक है, तो पूछा है कि कौन सी प्रोसेस यहां होती है। तो सबसे पहले जो आयोडीन अंदर आया है वो आयोडाइड की फॉर्म में आया है, फिर आयोडाइड का होता है ऑक्सीडेशन और उसको कन्वर्ट किया जाता है आयोडीन की फॉर्म में, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। और ये जो बना है इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन। सो जो टायरोसिन से बाइंड होता है आयोडीन वो कौन सा है, वो ऑक्सीडाइज्ड आयोडीन होता है। सो आंसर विल बी थर्ड। ओके, सो बाकी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, उन क्वेश्चन को मैं पार्ट बी में करवा दूंगी। आज हम बस इतना ही पढ़ लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 के अंदर करेंगे।
सो अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में सो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।